के विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप, वाणिज्य संकाय श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलाम सुल्तानपुर के अंतर्गत कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कॉलेज प्रशासन के द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का विभागवार आदेशित किया गया है, जिसमें वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आज बीकॉम सेकेंड ईयर के अंतर्गत 6 पेपर होते हैं, जिसमें से पहला पेपर जो होता है वह लागत लेखांकन, जिसको कास्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। सेकेंड पेपर कंपनी लॉ, जिसको हिंदी में भी कंपनी लॉ कहा जाता है। तृतीय यानी कि थर्ड पेपर जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको वित्तीय लेखांकन कहा जाता है। फोर्थ पेपर जो होता है वह प्रबंध के सिद्धांत, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिफ्थ पांचवा जो पेपर जो होता है वह होता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, यानी कि व्यवसायिक सांख्यिकी कहा जाता है। और लास्ट छठवा यानी कि 6 जो पेपर जो होता है वह पब्लिक फिनांस जो होता है, यानी कि उसको लोकवित्त कहा जाता है। इन बीकॉम सेकेंड ईयर के 6 प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैं आपको कंपनी लॉ यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र, कंपनी लॉ से संबंधित इसके बारे में हम कंपनी लॉ से संबंधित फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यानी कि जिसको परिचय हिंदी में कहा जाता है। कंपनी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ व्यक्तियों का साथ या समूह से है। वास्तव में देखा जाए तो एक कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है, जो किसी सामान्य उद्देश्य, कार्य या व्यवसाय को करने के लिए एकत्र हुआ करते हैं। किंतु कंपनी कानून के अनुसार कंपनी शब्द का अर्थ ऐसे कंपनी व्यक्तियों के समूह से है, जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो या संसद या विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई हो। कंपनी के पंजीकृत हो जाने पर इसके सदस्यों से अलग यानी कि पृथक कानूनी अस्तित्व हो जाता है, और कानून इसे वैधानिक या कृत्रिम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इसके कुछ अधिकार व कुछ दायित्व होते हैं। इस प्रकार कंपनी शब्द का प्रयोग व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक दोनों प्रकार के संगठनों के लिए किया जाता है। अब हमारा सेकंड कंपनी परिचय के साथ जोड़ते हुए सेकंड बातें आ रही है कि भारत में कंपनी अधिनियम का उद्गम। भारत में कंपनी अधिनियम का उद्गम या विकास, जिसको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कहते हैं। भारत में कंपनी अधिनियम के उद्गम एवं विकास का मूल स्रोत इंग्लैंड का कंपनी अधिनियम से लिया गया है। भारत में सन 1600 ईस्वी में सबसे पहले कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना शाही आज्ञा पत्र को इंग्लिश में हम रॉयल चार्टर कहते हैं, के द्वारा स्थापित की गई।
शाही आज्ञा पत्र प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने हेतु इंग्लैंड में अधिनियम के रूप में सर्वप्रथम सन 1844 में संयुक्त पूंजी कंपनी पंजीयन अधिनियम यानी कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1844 को पारित किया गया। इसके अंतर्गत सम्मिलित संस्थाओं को केवल उनका रजिस्ट्रेशन कराने से ही उन्हें मान्यता दी जाने लगी। इंग्लैंड के इस अधिनियम के अंतर्गत या आधार पर भारत में भी सर्वप्रथम अधिनियम पारित किया गया जो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी अधिनियम कहलाया। इस अधिनियम का सबसे बड़ी कमी यह थी कि इस कंपनी अधिनियम में सीमित दायित्व तत्व को मान्यता प्रदान करने के लिए सुझाव नहीं दिया गया। इस कमी को दूर करने के लिए भारत में सन 1857 में एक संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार बैंकिंग तथा बीमा कंपनियों को छोड़कर सभी व्यवसायों के लिए संयुक्त पूंजी सीमित दायित्व वाली कंपनियों की स्थापना की जा सके। तत्पश्चात सन 1860 में एक नया कंपनी अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार बैंकिंग एवं बीमा कंपनियों को सीमित दायित्व वाली कंपनी में रखने की छूट प्रदान की गई। समय के साथ परिवर्तन को देखते हुए यानी कि कंपनी अधिनियम में लगातार परिवर्तन होते गए, जिसमें सन 1860 में कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया। उसके बाद से विभिन्न समयों में देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया। कंपनी अधिनियम 1866, कंपनी अधिनियम 1882, कंपनी अधिनियम 1887, कंपनी अधिनियम 1981, कंपनी अधिनियम 1895, कंपनी अधिनियम 1990, कंपनी अधिनियम 1910, कंपनी अधिनियम 1913, कंपनी अधिनियम 1914, कंपनी अधिनियम 1915, कंपनी अधिनियम 1920, कंपनी अधिनियम 1926, कंपनी अधिनियम 1930, कंपनी अधिनियम 1932 एवं कंपनी अधिनियम 1936। इस तरह से देश की स्थितियों एवं परिस्थितियों को देखते हुए वैश्विक स्तर पर यानी कि कंपनी अधिनियम में भारत सरकार के द्वारा समय समय पर परिवर्तन किया गया। उसके बाद विशेष रूप से भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 को जो है प्राप्त किया और इस 1956 कंपनी अधिनियम के अनुसार भारतवर्ष में भारत सरकार ने अपनी जो है कंपनियों को कार्य को संपादित करने के लिए उनको पंजीकरण करती गई, जिसमें से अधिनियम 1956 में भी कुछ संशोधन किया गया। संयुक्त पूंजी कंपनी एक कुछ अन्य समितियों के पुराने अधिनियमों को संशोधन तथा संशोधित करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 1956 को लागू किया गया। यह नया कंपनी अधिनियम 1 अप्रैल 1956 से लागू हुआ। यह कंपनी अधिनियम मुख्य रूप से भाभा समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट मार्च 1952 में प्रस्तुत की। यह अधिनियम भारत के संसद के द्वारा पारित करके और इस अधिनियम को जो है यानी कि लागू किया गया। इस कंपनी के अधिनियम के अंतर्गत 658 धाराएं जिसको सेक्शन कहा जाता है तथा 15 अनुसूचियां को शामिल किया गया। 1956 के इस कंपनी अधिनियम में समय समय पर संशोधन होते रहे। समय समय पर संशोधन होते रहे। प्रमुख संशोधन जो है 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1971, 1977, 1988, 1996, 1999, 2000, 2002 और 2006 में
किए गए कंपनी अधिनियम 1956 को ध्यान में रखते हुए यह समय समय पर अधिनियमों में परिवर्तन किया गया। अब परिवर्तन करने के बाद धीरे धीरे कुछ समय यह देखा गया कि वैश्वीकरण पर इस कंपनी जो 1956 कंपनी अधिनियम है इसके द्वारा काम नहीं चल सकता है, तो भारत सरकार के द्वारा भारत में कंपनी अधिनियम 2013 बनाया गया। कुछ समय पहले तक कंपनी अधिनियम 1956 ही भारत सरकार के कंपनी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुख्य अधिनियम था, परंतु कुछ दशकों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वैश्विक परिवेश को ध्यान में रखते हुए अब इंडिया के आर्थिक स्थिति को देखते हुए यानी कि अधिनियम 1956 को जो है उसमें विशेष रूप से परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करते हुए यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 को जो है लागू किया गया। कंपनी अधिनियम के इस प्रतिक्रिया इसके अंतर्गत जो प्रतिक्रियाएं जो मिली थी कंपनी अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए वह बहुत अच्छी थी। इतने अच्छे नतीजों को देख करके भारत सरकार ने अवधारणा पत्र पर मिले प्रस्तावों को और सुझावों को मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन किया गया। वह समिति 2 सितंबर 2004 को टाटा सन्स के निदेशक डॉक्टर जे ईरानी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य था कि बदलते हुए परिवेश यानी कि भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बदलते हुए परिवेश को ध्यान में रखते हुए यानी कि कंपनी अधिनियम 1956 में परिवर्तन किया जाए और परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 31 मई 2005 को एक जो है रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। एक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। वह उस रिपोर्ट के बेस पर भारत सरकार ने जो थी उसको ध्यान में रखते हुए 2009 के लोकसभा में पेश किया गया। इस सुझाव को 2009 में लोकसभा में जब पेश किया गया तो संसद में प्रस्तुत होने के पश्चात इसकी फाइनेंशियल जांच के लिए यानी कि वित्तीय जांच के लिए संसदीय समिति के समक्ष इसको सुपुर्द किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त 2010 को संसद में पेश की। इस बिल के अनुसार इस बिल में समिति की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ संशोधन करने के पश्चात कंपनी अधिनियम 2011 बन गया। यह संस्करण भी अन्य संशोधनों के लिए अन्य समितियों के पास भेजा गया। फलस्वरूप संशोधित कंपनी बिल 2012 यानी कि 18 दिसंबर 2012 को पुनः लोकसभा में पारित किया गया तथा इसी अधिनियम को 8 अगस्त 2013 को राज्यसभा में पास कर दिया गया। कंपनी बिल 2012 पर राष्ट्रपति ने 29 अगस्त 2013 को अपनी स्वीकृति प्रदान की और इस प्रकार यह नया कंपनी अधिनियम 30 अगस्त 2013 को लागू हो गया। इस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 470 धाराओं को रखा गया और 7 अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया। इसमें कुछ पुरानी अधिनियम 1956 को ध्यान में रखते हुए नई कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ न्यू अवधारणाओं का पालन करने के लिए सुझाव दिया गया, जिसमें सबसे पहले एक सहायक कंपनी होनी चाहिए, एक स्वामित्व वाली कंपनी होनी चाहिए, लघु कंपनी होनी चाहिए, निष्क्रिय कंपनी होनी चाहिए, स्वतंत्र इसके संचालक होने चाहिए, इसमें कम से कम 1 या 2 महिला संचालक होने चाहिए, कम से कम इसके निदान के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन करना चाहिए, इसके लिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स होना चाहिए जिसको हिंदी में सचिवी मानक कहा जाता है। इसमें जो है सामूहिक इसमें जो भी गलतियां होती है उसमें सामूहिक कार्रवाई की जानी चाहिए। जो न्यू कंपनी का गठन किया जाएगा उसका नेसेसरी यानी कि अनिवार्य रूप से उसका पंजीकरण होना चाहिए। उस कंपनी का लेखा भी होनी चाहिए, समय समय पर लेखा भी होनी चाहिए, उसका निगरानी भी होनी चाहिए। इसमें सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाना होना चाहिए। अंदरूनी यानी कि जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल
जो वर्क जो होते हैं उसको समय समय पर उसका प्रशिक्षण एवं निरीक्षण भी होना चाहिए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए यानी कि 30 अगस्त 2013 से यानी कि भारत में नया कंपनी अधिनियम लागू कर दिया गया। अब हम आपको कुछ और भी इसके साथ जोड़ना चाहते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 के सिद्धांत क्या होते हैं। दो 2013 के सिद्धांत यानी कि कंपनी अधिनियम के सिद्धांत जो है वो निम्न प्रकार बताए गए हैं। निम्न प्रकार बताया जिसमें प्रबंध एक स्वामित्व प्रबंध एक स्वामित्व के पृथक्करण का सिद्धांत कि पृथक्करण का सिद्धांत। अब ये क्या है, यानी कि यह कंपनी अधिनियम आधारभूत सिद्धांत है। यह कंपनी अधिनियम का जो फर्स्ट जो है आपका सिद्धांत जो है यह आधारभूत सिद्धांत है। इसके अनुसार कंपनी का स्वामित्व यानी कि ओनरशिप जिसको कहा जाता है यानी कि स्वामित्व इसके अंशधारियों के हाथ में होता है। यानी कि जो कंपनी के सदस्य भी होते हैं तथा कंपनी के लाभ में भागीदारी भी करते हैं, जबकि कंपनी का संचालन एवं नियंत्रण इसके अंशधारियों द्वारा मनोनीत किए गए संचालक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। कंपनी का प्रबंध नियुक्त करने के लिए इसका जो होता है एक प्रबंधकीय व्यक्ति होता है, इसके द्वारा जो होता है यानी कि प्रबंध एवं स्वामित्व के पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत इसको लागू किया जाता है। दूसरा जो होता है सीमित दायित्व का सिद्धांत। सीमित दायित्व का सिद्धांत यानी कि सीमित दायित्व के सिद्धांत के अनुसार एक कंपनी को सदस्यों का दायित्व जो होता है वो हमेशा सीमित होता है। सदस्य पूर्ण रूप से किसी भी ऋण के लिए उत्तरदायी नहीं होते। प्रत्येक सदस्य का दायित्व जो होता है उसके क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक होता है। इससे अधिक सदस्यों से कुछ भी नहीं मांगा जा सकता, चाहे कंपनी समापन की ही स्थिति में क्यों न हो। अब इसमें आती है थर्ड बात आती है कि शाश्वत उत्तराधिकार का सिद्धांत। शाश्वत उत्तराधिकार का सिद्धांत शाश्वत उत्तराधिकार का सिद्धांत यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी का अस्तित्व अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। यही कारण है कि कंपनी का शाश्वत अर्थात अविच्छिन्न उत्तराधिकारी वाली संस्था कहा जाता है। कंपनी का जीवन उसके सदस्यों के जीवन पर निर्भर करता है। कंपनी के सदस्यों की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन अथवा उसके द्वारा अंश हस्तांतरण का कंपनी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सदस्यों का आना व जाना चालू रहता है, किंतु कंपनी का अस्तित्व ज्यों का त्यों बनी रहती है। इसका कारण यह है कि कंपनी का निर्णय एवं समापन दोनों कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट जो होता है प्रजातांत्रिक प्रबंध व्यवस्था का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक प्रबंध व्यवस्था का सिद्धांत, ये चौथा आपका जो है इसका सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी की प्रबंध व्यवस्था प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जिस प्रकार प्रजातंत्र में संसद द्वारा तथा
विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं, उसी प्रकार कंपनी को प्रबंध व्यवस्था के लिए संचालकों का चयन कंपनी के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संचालकों से कार्य न होने या असंतुष्ट होने पर सदस्य जब चाहें कंपनी की व्यापक सभा में प्रस्ताव को पारित करके यानी कि संचालकों को हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है पांचवा, सार्वमुद्रा का सिद्धांत। फिफ्थ जो होता है सार्वमुद्रा का सिद्धांत। अब सार्वमुद्रा को सिद्धांत को क्या कहते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी के समस्त कार्यों का निष्पादन उसकी सार्वमुद्रा के अंतर्गत होता है। इसका कारण यह है कि कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है, अतः कंपनी की सार्वमुद्रा ही कंपनी के हस्ताक्षर तथा उसके अस्तित्व का प्रतीक होती है। जिस प्रलेख या अनुबंध पर कंपनी की सार्वमुद्रा अंकित होती है उसके लिए ही कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसके अभाव में कंपनी उत्तरदायी नहीं होती है। हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ही उत्तरदायी होता है, उसको उत्तरदायी ठहराया जाता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट ओनरशिप यानी कि सामूहिक स्वामित्व का सिद्धांत। सामूहिक जो होता है वो स्वामित्व का सिद्धांत। सामूहिक, अब इसके अंतर्गत जो होता है यानी कि सामूहिक स्वामित्व का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी की संपत्तियों व संसाधनों पर स्वामित्व किसी एक व्यक्ति का न होकर व्यक्तियों को समूह विशेष का होता है, यानी कि व्यक्तियों का वह समूह अपने अधिकारों का उपयोग अलग अलग न करके कंपनी की सभा में पारित करके ही यानी कि वो सामूहिक रूप से यानी कि इसके स्वामित्व के सिद्धांत को पालन करने का काम करती है। अगला नंबर आता है कि पृथक स्वतंत्र अस्तित्व का सिद्धांत। पृथक स्वतंत्र अस्तित्व का सिद्धांत। अब यानी कि पृथक स्वतंत्र अस्तित्व का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी का पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसके सदस्यों से सर्वथा भिन्न होता है। कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए कंपनी स्वयं उत्तरदायी होती है, सदस्य उत्तरदायी नहीं होता। इसी प्रकार सदस्यों के कार्यों के लिए कंपनी का कोई दायित्व नहीं होता। यही नहीं, कंपनी की संपत्ति भी कंपनी की निजी संपत्ति होती है जिसका उपयोग सदस्य व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सिद्धांत आता है अल्पमत के हितों की सुरक्षा का सिद्धांत। अल्पमत के हितों की सुरक्षा का सिद्धांत। अब अल्पमत के हितों की सुरक्षा का सिद्धांत के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि इसके अंतर्गत जो अल्पमत होने वाले सदस्यों जो होते हैं उनके हितों की पूर्ण सुरक्षा की जानी चाहिए। अल्पमत के साथ किए जाने वाले अन्याय की रोकथाम कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किए जाने चाहिए। इसके लिए भी प्रावधान को जो है प्रतिपादित करने की आवश्यकता होनी चाहिए। अगला जो है विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत। विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत। अब विशिष्ट उद्देश्यों को सिद्धांत के अंतर्गत कंपनी की स्थापना विशिष्ट उद्देश्यों अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। कंपनी के अंतर्गत समस्त क्रियाएं इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही की जाती है। इन उद्देश्यों का पूर्ण विवरण कंपनी के पार्श्व सीमा नियम के उद्देश्य में दिया गया रहता है। यदि कंपनी अपने
उद्देश्य को यानी कि बाहरी यानी कि कोई बाहर से कोई दूसरे व्यक्ति से यदि कराना चाहती है तो इसको जो है अनधिकृत माना जाता है, व्यर्थ माना जाता है। एवं कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की यह आशा की जाती है कि उसने कंपनी के उद्देश्य वाक्य का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है, अथवा उद्देश्य वाक्य का उल्लंघन करने पर न तो उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, न उसके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्रवाई ही की जा सकती है। नेक्स्ट बात आती है समामेलन तथा समापन का सिद्धांत। समामेलन और समापन का सिद्धांत, इस कंपनी सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी का समामेलन तथा उसका समापन दोनों कार्य कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किए जा सकते हैं। कंपनी जिस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी का जो है कंपनी को स्थापित किया गया है, उसी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी का समामेलन एवं उसका समापन होना चाहिए। अगला जो है न्याय एवं समता का सिद्धांत। न्याय एवं समता का सिद्धांत के अंतर्गत कंपनी में समान प्रकार के ऋणदाताओं तथा अंशधारियों के साथ एक समान, एक रूप, एक प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। उसमें किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। कंपनी के ऋणदाता हो या कंपनी के अंशधारी हो, उन दोनों के साथ कंपनी को चाहिए कि एक समान, एक जैसा ही व्यवहार करे। उसके बाद अगला आता है अंशों की हस्तांतरण होने का सिद्धांत। अंशों के हस्तांतरण होने का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार एक कंपनी में उसके अंतर्नियमों के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अंश हस्तांतरण भी किए जा सकते हैं, अर्थात कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वह अपने समस्त या कुछ अंशों का हस्तांतरण भी कर सकते हैं। अगला जो होता है वह कंपनी समामेलन के पर्दे को उठाने का सिद्धांत। उठाने का सिद्धांत यानी कि कंपनी के समामेलन के पर्दे को उठाने का सिद्धांत के मतलब क्या है? जनरली ये कहा जाता है कि कंपनी और उसके सदस्यों के मध्य पर्दा होता है। कानून कंपनी को देखता है, न कि उसके पर्दे के पीछे बैठे हुए अंशधारियों को, अर्थात सामान्यतः न्यायालय इस पर्दे को नहीं उठाते। कभी कभी इस पर्दे को उठाना आवश्यक हो जाता है तो कंपनी में कार्यरत प्रबंधक एवं संचालकों की करों की जब उनके द्वारा जो करों की जब चोरी होती है तो उससे या किसी प्रकार की जालसाजी होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए कभी कभी जो होता है उस पर्दा को उठाना जो होता है यानी कि न्याय संगत होता है। यदि उसके बावजूद भी कंपनी जो है उस चोरी यानी कि जालसाजी के प्रति वह पर्दा को नहीं उठाती है तो कंपनी के द्वारा न्यायालय का शरण लिया जाता है और न्यायालय में इसको जो है न्यायालय के द्वारा वाद विवाद के माध्यम से उस पर्दा को उठा करके संबंधित व्यक्ति को जो है यानी कि दंडित करने का भी प्रावधान दिया जाता है। और अगला जो होता है नियंत्रण होता है, निरीक्षण होता है, यानी कि 14 जो होता है नियंत्रण होता है, निरीक्षण होता है।
नियंत्रण निरीक्षण होता है। नियंत्रण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा जांच का सिद्धांत, पर्यवेक्षण तथा जांच का सिद्धांत, जांच का सिद्धांत होता है। इस यानी कि अंतिम सिद्धांत के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अथवा उसके समक्ष अथवा न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कंपनी मामलों में नियंत्रण करने, उसका निरीक्षण करने, उसका सुपरविजन यानी कि पर्यवेक्षण करने एवं उसके जांच करने का आदेश केंद्रीय सरकार अथवा न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है तथा दोषी पाए गए व्यक्तियों या सदस्यों को दंडित करने का भी प्रावधान इस कंपनी सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। धन्यवाद।